ऑल राइट, हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम टू जस्ट 9। ठीक है, तो आज हम लोग यार बहुत ही जल्दी, भैया मतलब आप क्या जल्दी कर रहे हो, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो। अरे जल्दी का मतलब है फटाफट से क्विकली एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है ग्राफ्स का और काइनेमेटिक इक्वेशंस का। माय नेम इज अथर्व पुराणिक एंड आई विल बी टीचिंग यू फिजिक्स ऑन दिस चैनल। तो बेसिकली मैं आपको इस चैनल पर फिजिक्स पढ़ाता हूँ। अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं मेरे जाकर तो देख लेना, क्योंकि फिर और मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। ठीक है, ग्रेट, अमेजिंग। अच्छा, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी को टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वो भी कर लेना, है ना। लिंक्स आपको नीचे उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेकर बात करते हैं तो यहाँ पर जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ एनटीएससी के सब्सक्रिप्शन की तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि अगले साल जो है तुम लोग यार 10th में जाओगे। ठीक है, और ऑफकोर्स तुम में से बहुत सारे लोग सीरियस होंगे एनटीएससी को लेकर, क्योंकि अभी से ही बहुत सारे लोग जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एनटीएससी के लिए तो भाई साहब कर ही रहे होंगे। ठीक है, तो यार ये जो प्लान है एक साल वाला आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है अगर आप प्रॉपर एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। ठीक है, एंड या अगर आप मेरा प्रोमो कोड AP01 यूज़ करेंगे इसमें तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, विच इज़ अ स्टील डील, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको पहले 17,500 का पड़ता है, लेकिन मेरा प्रोमो कोड अप्लाई करने के बाद में 15,750 का पड़ेगा। दैट्स ग्रेट। ऑलराइट, अब इसके अंदर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिलता है। बेसिकली प्लस और आइकॉनिक में फ़र्क ये है कि यहाँ पर आपको एक पर्सनल मेंटोर देखने को मिलता है, साथ ही साथ में जहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको एक लिमिटेड बैच होती है, उसके अंदर बच्चे होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वो अपने एजुकेटर से इंटरैक्ट कर सकते हैं, पूरा क्लासरूम वाला माहौल रहता है। ठीक है, अपने एजुकेटर से बात कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, एनालिसिस होता है एंड मच मोर थिंग्स। बहुत सारे प्लान्स हैं, लेकिन 6 मंथ्स वाला और 12 मंथ्स वाला मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि वो आपको एक आइडिया भी दे देता है अबाउट द सब्सक्रिप्शन एंड इसी के साथ साथ आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन भी करवा देता है। AP01 इज़ द कोड आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, अगर लेना हो तो यही कोड यूज़ करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमने बात कर ली थी फिजिक्स क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, मोशन क्या होता है, अरे बहुत सारी बातें कर ली थी। अच्छा, अभी आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं ग्राफ्स की। देखो, ग्राफ्स की एक बहुत ही अच्छी खासियत ये है, ग्राफ्स के अंदर यार देखो, ग्राफ्स के अंदर सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि इन्हें समझना बड़ा ही आसान है। मैं अगर तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ तो यहाँ पर ये देखो, ये ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ का जो एक्स एक्सिस होता है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ग्राफ का जो एक्स एक्सिस होता है वो जनरली यूज़ होता है इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ के लिए। ठीक है, वो जनरली यूज़ होता है इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ के लिए। इसका क्या मतलब है, अरे ज़रा देखो, यहाँ पर हम पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि जो टाइम है वो हमारा आता है यहाँ पर एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और यहाँ पर हमारा रिस्पेक्टिव फिर पोजीशन वाई एक्सिस पे आती है। ठीक है, पोजीशन जो है वो वाई एक्सिस पे आती है। उसके बाद में अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करूँगा तो पोजीशन हटा के वेलोसिटी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की तो वेलोसिटी हटा के यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब ऐसा क्यों भैया, ऐसा क्यों कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आती है और यहाँ पर टाइम क्यों आ रहा है फिर, मतलब टाइम इंडिपेंडेंट है क्या। देखो तुम, एक चीज़ समझाता हूँ, ये वापस देखते हैं हम। ठीक है, अगर मैं इसको और अच्छी तरीके से एक ग्राफ को बनाऊँ, ठीक है, तो ये टाइम है इधर और इधर है हमारी पोजीशन को एक्स से डिनोट करते हैं, इसको एक्स एक्सिस मत समझ लेना। ठीक है, टाइम यार इंडिपेंडेंट है, टाइम किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। टाइम मेरे पे नहीं डिपेंडेंट है, टाइम किसी और पे नहीं डिपेंडेंट है, टाइम चलते रहता है, हम टाइम पर डिपेंडेंट है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ कि मैं यहाँ पर अभी बैठा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं सोफे पर जाकर बैठ गया, तो थोड़ी देर बाद में वो देर वाला जो फैक्टर है वो क्या है, दैट इज टाइम। ओके, इसीलिए हर चीज़ टाइम पर डिपेंडेंट है। ऑलराइट, तो टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम पर हर चीज़ डिपेंडेंट है। बात करते हैं ग्राफ्स की। यहाँ पर हम लोग बहुत सारे ग्राफ्स पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले जो है वो है बॉडी एट रेस्ट। इसका क्या मतलब है भैया, इसका ये मतलब है कि बॉडी चल नहीं रही है, बॉडी मोशन में नहीं है। ओके भैया, तो समझा दो फिर कैसे करना है। ये देखो, अभी बात की थी कि इधर साइड क्या आएगा, इधर साइड आएगा हमारा टाइम और इधर साइड क्या आएगी, हमारी आएगी पोजीशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, 0,0 ओरिजिन। ऑलराइट, ग्रेट। अच्छा, लेट अस से कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ और थोड़ी देर बाद में जाकर मैं सोफे पर बैठ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर था पहले और मेरा सोफा कहीं तो भी यहाँ पर है, लेट अस से 2 मीटर पे, 2 मीटर। मैं इस सोफे पर जाकर बैठ गया। ओके, सोफे पर जाकर बैठ गया, ग्रेट, अमेजिंग, आया मुझे। ठीक है, अब मैं सोफे पर जाकर बैठ गया और मेरी नींद लग गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, बेसिकली हमारा एक्स एक्सिस है, मेरी नींद लग गई। ओके, ग्रेट, अमेजिंग, मेरी नींद लग गई। इसका ये मतलब है कि अब मैं उस पोजीशन से नहीं हिलने वाला हूँ। हाँ भैया, सही बात कह रहे हो, मेरे को नींद लग गई, इसका ये मतलब है कि अब मैं उस पोजीशन से नहीं हिलूंगा, नहीं हटूंगा। अच्छा, ओहो भैया क्या बात है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, आप क्या ना क्या चाह रहे हो। देखो,
इसका ये मतलब है कि हर टाइम पे मेरी पोजीशन सेम रहेगी। देखो अगर मैं सो गया उसके बाद से गिनना चालू करते हैं ना, ये पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, पांचवा सेकंड। पहले सेकंड पर भी मेरी पोजीशन वही थी। क्यों वही थी? क्योंकि मैं वहीं पर हूँ, उस सोफे पे ही हूँ। दूसरे पोजीशन पर भी सेम, तीसरे पर भी सेम, चौथे पर भी सेम, पांचवें पर भी सेम। तो मेरी बॉडी मतलब बेसिकली एक बॉडी रेस्ट पर जब होती है तो ऐसा ग्राफ बनता है। क्यों? क्योंकि वो हिल नहीं रही है, वो उसी जगह पर है। ठीक है, तो देखो हर टाइम स्टैम्प पर देखो, तुम पहले सेकंड पर देखो, दूसरे सेकंड पर देखो, अगर तुम ऐसे नीचे से ऊपर एक ग्राफ को ऐसा ड्रॉ करते हो डॉटेड तरीके से और फिर लेफ्ट जाते हो तो तुमको यहाँ पर यही पोजीशन देखने को मिलेगी। आई बात समझ में? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं। अच्छा, जो बॉडी मोशन में ही नहीं है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जो बॉडी रेस्ट पर है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। तो बेसिकली ये इधर v है और ये है इधर t। ठीक है, दिस इज आर वीटी ग्राफ। ऑलराइट, दिस इज आर वीटी ग्राफ। ठीक है, ग्रेट। अच्छा, जब बॉडी हिल नहीं रही है तो वेलोसिटी क्या होगी? जीरो हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा है, ऐसा बन जाएगा वीटी ग्राफ, क्योंकि बॉडी हिल नहीं रही है, बॉडी इज एट रेस्ट। इसका ये मतलब है कि कोई वेलोसिटी भी नहीं होगी। अच्छा, ग्रेट। जब वेलोसिटी नहीं होगी, अच्छा जब बॉडी हिल ही नहीं रही है अपनी जगह से, जब बॉडी अपनी पोजीशन ही चेंज नहीं कर रही है, तो एक्सेलरेशन कैसे होगा? एक्सेलरेशन होगा क्या? नहीं होगा। एक्सेलरेशन होगा क्या? नहीं होगा। इसका ये मतलब है कि एक्सेलरेशन भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं मार्क कर दूँ, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसका ये मतलब है कि सबसे पहले देखो बॉडी रेस्ट पर थी, मतलब क्या हुआ था? मतलब ये था कि बॉडी हिल नहीं रही है, तो हर टाइम पर बॉडी सेम पोजीशन पर है। लेकिन सेकंड केस में अगर हम देखते हैं तो बॉडी हिली ही नहीं, तो उसकी वेलोसिटी कहाँ से होगी? उसकी वेलोसिटी तो होगी नहीं। अच्छा, जब बॉडी हिल ही नहीं रही है तो उसका एक्सीलरेशन कहाँ से होगा? आई बात समझ में? ग्रेट, अमेजिंग भैया। तो इतना ही है? अरे आगे अभी और है। बेसिकली ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है बॉडी इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो ये एक्सीलरेशन नहीं है, ये है मोशन। ठीक है, बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा भैया ठीक है, थोड़ा सा और समझा दो। चलो वापस से लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना, हमारी। ग्रेट। पोजीशन टाइम ग्राफ। बॉडी अब यूनिफॉर्म मोशन में है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि बॉडी अभी कांस्टेंट वेलोसिटी में है, बॉडी अभी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। ज़रा सोचो कि बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन बॉडी की पोजीशन चेंज होगी। क्यों? अरे क्योंकि मैं बोल दूं कि गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। ठीक है, पूरे 1 घंटे तक की गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चल रही थी, इसी वेलोसिटी से चल रही थी। ठीक है, लेकिन घंटे भर में मैं अपनी पोजीशन तो चेंज कर चुका होगा ना। मैं भले ही मानता हूं कि मैं 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, लेकिन मैं जा तो रहा था, मैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर आया, मैं मानता हूं। ठीक है, तो ये आया ना, मैंने अपनी बॉडी का जो पोजीशन है वो चेंज कर ली, लेकिन यहां से यहां तक आने में जो वेलोसिटी मेरी थी वो कांस्टेंट थी। ठीक है, इसका ये मतलब है कि मेरा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, वो कुछ इस रिस्पेक्ट में बनेगा। जस्ट अ सेकेंड, वो कुछ ऐसा बनेगा कि भाई साहब मेरी पोजीशन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही थी, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्यों ऐसा बनेगा? क्योंकि पहले सेकंड पर पोजीशन जो थी वो कुछ यहाँ पर थी। ठीक है, दूसरे सेकंड पर पोजीशन कुछ तो भी यहाँ पर थी, तीसरे सेकंड पर पोजीशन कुछ तो भी यहाँ पर थी। तो ये कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, लेकिन सेम अमाउंट से बढ़ रहा है। 10 मीटर पर सेकंड गाड़ी कवर कर रही है, तो हर सेकंड 10 कर रही है। पहले सेकंड में 10, फिर पहले से दूसरे में 10, फिर दूसरे से तीसरे में 10। तो इस तरीके से जो डिस्टेंस वो कवर कर रही है वो कॉन्स्टेंटली हर सेकंड में कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। अच्छा, मान लेते हैं कभी कि वेलोसिटी जो है वो काफ़ी तेज़ होती, तो यहाँ पर डिस्टेंस भी बहुत जल्दी। सोचो अगर वेलोसिटी बहुत तेज़ होती तो क्या होता? यहाँ पर जल्दी डिस्टेंस कवर होता, कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर होता, तो ग्राफ जो है वो थोड़ा स्टीपर बनता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले सेकंड के लिए देखो और दूसरे सेकंड के लिए देखो, कितना फ़र्क है। ठीक है, ग्रेट, अमेजिंग। अच्छा, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस ऐसे समझा रहा था। ठीक है, ये मोशन है, इसको भूल मत जाना, ये मोशन है। ओके, अच्छा, अभी मैंने बात की थोड़ी देर पहले कि जब बॉडी रेस्ट पर थी, जब बॉडी हिल नहीं रही थी, तब उसका ग्राफ कुछ तो भी ऐसा बना था, तब उसका ग्राफ जो है वो कुछ तो भी ऐसा बना था। अच्छा, अब बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, अब बॉडी की वेलोसिटी जब चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी जितनी थी उतनी ही है। तो पहले सेकंड में जितनी थी उतनी दूसरे में होगी, उतनी तीसरे में होगी, उतनी चौथे में होगी। तो ये है हमारा वीटी ग्राफ फॉर कांस्टेंट मोशन। आई बात समझ में? ग्रेट, ओके। अच्छा, अब अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी में है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब वो एक्सेलरेट नहीं कर रही है,
इसका मतलब वो एक्सेलरेट नहीं कर रही है, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो कुछ मत करना, जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो ऐसे अपनी पेंसिल थोड़ा सा यहाँ पर घिस घिस के उसको थोड़ा दिखा देना, ऐसा इतना भी मत घिसना कि कॉपी फट जाए। ठीक है, ग्रेट। अच्छा, अभी बात करते हैं बॉडी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है, पहले यूनिफॉर्म मोशन में थी, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है। ऐसा कभी तुमने सोचा होगा ना कभी कि यार गाड़ी भगाओ है कोई, अब हम लोग बोलते हैं पापा गाड़ी तेज चलाओ, ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम लोग गाड़ी को तेज करते हैं तो हर सेकंड पे गाड़ी का एक्सेलरेशन बढ़ते रहता है ना, क्योंकि हम उसको एक्सेलरेट कर रहे होते हैं पैर से, आ रही बात समझ में? ग्रेट, अमेजिंग, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की। तो सोचो जरा जब हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब गाड़ी स्टार्ट होती है, इसका एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी, ठीक है, नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, एकदम से आगे ठीक, ठीक है। अच्छा, तो जब बेसिकली बॉडी ने चलना स्टार्ट किया तो इनिशियली धीरे धीरे चलेगी, इनिशियली सोचो धीरे धीरे चलेगी, है ना। तो मान लेते हैं कि वो 2 सेकंड में 2 मीटर कवर कर पा रही है, ठीक है, इनिशियली 2 सेकंड में 2 मीटर कवर कर पा रही है, लेकिन जैसे ही उसका एक्सेलरेशन बढ़ाया जाता है वो 2 सेकंड में 10 मीटर कवर कर लेगी। इसका ये मतलब है कि पहले जितने टाइम में वो जितना डिस्टेंस कवर कर रही थी, ठीक है, उससे कहीं ज़्यादा डिस्टेंस वो उस सेम टाइम में अब कवर कर सकती है। यानी कि पहले वो कुछ तो भी कम डिस्टेंस कवर कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे उसके एक्सेलरेशन बढ़ाया गया, बॉडी ने काफ़ी तेज़ जो है वो अपनी पोजीशन चेंज की। हम देख सकते हैं ना कि जब हम लोग घर से निकलते हैं तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, जब हम लोग घर से निकलते हैं तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जैसे हम मेन रोड पे आते हैं हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं, हमारी पोजीशन बहुत तेज़ी से चेंज हो रही होती है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। पहले देखो, पहले कम पर फिर ज़्यादा, कम फिर ज़्यादा, ठीक है, इसको हम एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ बोलते हैं, ये एक्सटी ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, अभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसका क्या मतलब है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जब यूनिफॉर्म मोशन था तब पोजीशन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही थी, है ना, उसी तरीके से जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज होगी। यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है लेट अस से कि एक्सेलरेशन, तो मान लेते हैं कि पहले वेलोसिटी गाड़ी की 10 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है, उसके बाद में फिर क्या हो जाएगी, फिर हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, है ना, फिर हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। इसका ये मतलब है कि तुम देख सकते हो ना कि यहाँ पर हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस 10 है, इसके बीच का डिफरेंस भी 10 है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, मतलब कि ये कांस्टेंट है, ये ऐसी कुछ तो भी लाइन बनेगी, ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, फिर 50 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 40 हो गई, नहीं, कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। अच्छा, ग्रेट। और एक्सेलरेशन जो है वो जब यूनिफॉर्म है, इसका ये मतलब है कि हर जगह हर सेकंड पर यूनिफॉर्म है एक्सेलरेशन, सेम एक्सेलरेशन है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये इधर आ जाएगा हमारा ए और इधर आ जाएगा हमारा टाइम। ऑलराइट, आया मुझे? ग्रेट। अब जरा बात कर लेते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस की, और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले जो हम काइनेमेटिक इक्वेशन प्रूव करने वाले हैं वो है v = u + at, और इसको प्रूव करने में मुझे 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, और अब से तुम्हें भी लगने वाला है। थोड़ी देर पहले यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि v - u/t एक्सेलरेशन के बराबर होता है, हाँ या ना? हमारे सारी इक्वेशन को सॉल्व करने की जड़ यही है, ठीक है, जड़ यही है। अच्छा, ये होता है हमारा एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है ना, v - u/t = a। अमेजिंग, ग्रेट। ये हो जाएगा v - u = at, हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल हाँ। अच्छा, v हो जाएगा u + at के बराबर, है कि नहीं? अगर मैं u को RHS में लेके जाऊँ तो क्या मेरे पास में ये आंसर आ जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल आ जाएगा। अरे इसका ये मतलब है, इसका ये सीधा सा मतलब है कि भाई साहब, ठीक है, भाई साहब, ये जो इक्वेशन थी v - u/t/a, ये बहुत ही काम की थी, ये बहुत ज़्यादा काम की थी, जिससे मेरी अभी पहली इक्वेशन आई है। अभी मैं दूसरी इक्वेशन की बात करता हूँ, जो कि है s = ut + ½ at², ठीक है। अब ज़रा ध्यान से मेरी बात को सुनना। हमने पढ़ा क्या है? हमने पढ़ा है कि v होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, ज़रा सोचो अभी ध्यान से कि अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूँगा तो भी फॉर्मूला यही होगा। क्यों ये होगा भैया? अच्छा, सोचो ज़रा क्लास के अंदर जब हम लोग मार्क्स का एवरेज निकालते हैं तो आखिरी में आंसर क्या निकल के आता है? मार्क्स से निकल के आते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता कि मैंने मेरे और मेरे दोस्त के मार्क्स का एवरेज निकाला
और हमारे बैग में कितने नंबर ऑफ पेन्स है ये निकल के आ गया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, तो एट दी एंड ये वी एवरेज जो है, ये वी एवरेज जो है वो भी काइंड ऑफ एक वेलोसिटी है। ठीक है, लेट अस से कि 2 मीटर पर सेकंड है और एक वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकंड अपॉन 2। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। तो एट दी एंड जो 4 मीटर पर सेकंड आया ये क्या है? ये भी वेलोसिटी है ना। ठीक है, और वेलोसिटी को हमको पता है कैसे डिनोट किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, वी एवरेज को लिख दिया S/T डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ग्रेट। अच्छा, लेट अस से कि 2 वेलोसिटीज थी V1 और V2। ओके, V1 और V2, तो ऑफ कोर्स 2 वेलोसिटीज तो अपॉन 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा वी एवरेज के बराबर, है ना। लेट अस से कि V1 जो थी, जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी U। ठीक है, और जो फाइनल वेलोसिटी थी वो थी V। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर मैंने लिख दिया U प्लस V/2, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया S/T, है कि नहीं? यहाँ पर मैंने लिख दिया S/T। क्यों? अरे अभी मैंने बात की थी V एवरेज S/T के बराबर है, तो इस V एवरेज की जगह मैंने S/T लिख दिया। आई बात समझ में? ग्रेट। अच्छा, इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखो, स्क्वायर आ रहा है, इसमें स्क्वायर आ रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं से स्क्वायर लाना पड़ेगा। अच्छा, ये पहली इक्वेशन को देखो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। क्या मैं इस v की जगह पर u प्लस एटी लिख सकता हूं? लिख के देखते हैं। u प्लस v की जगह पर आ जाएगा u प्लस एटी, अपॉन में आ जाएगा 2, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर 2। अच्छा ओके, नहीं आ रहा है तो यहाँ पर लिख देते हैं u प्लस ए टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा S/T, इज इक्वल्स टू हो जाएगा S/T। ठीक है, अभी ज़रा इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 2u प्लस एटी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू S/T। हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल हाँ। अच्छा, इसका ये मतलब है कि अगर मैं इस t को RHS में ले जाऊँ तो कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा आंसर। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, जब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। इतना ही खेल है, बस इतना सा ही खेल है। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, मैं इस t को LHS में ले गया। ठीक है, और क्या किया कि मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा ut प्लस एटी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये जो u वाला 2 है वो कैंसिल हो जाएगा और एटी स्क्वायर के नीचे 2 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? ut प्लस एटी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू s। दैट्स इट। ओके, दैट इज इट। ये आपकी दूसरी इक्वेशन जो है वो भी हमारी प्रूव हो चुकी है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन जो है वो भी प्रूव हो चुकी है। मैंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए लिख रखा था। ठीक है, वो मैं चाहता हूँ कि हम लोग डिस्कस करें। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये जो है ना हमारी जो की है इस इक्वेशन को सॉल्व करने की, वो है v माइनस यू बाय टी इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, ये की है क्योंकि इससे हमको देखने को मिली पहली इक्वेशन, उसके बाद हमको देखने को मिली दूसरी इक्वेशन, उससे हमको देखने को मिलेगी अब तीसरी इक्वेशन। ओके, तो जितनी इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है उतना इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा, ग्रेट, अमेजिंग, ग्रेट। तीसरी इक्वेशन कौन सी है? वो है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, वो है v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अच्छा, ग्रेट, अमेजिंग। अभी हमने बात की थी कि v एवरेज क्या होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, और ये v एवरेज किसके बराबर था? ये था v प्लस यू बाय 2 के बराबर। हाँ या ना? अभी देखा था हमने, अभी बात की थी। ग्रेट। अच्छा, मैंने क्या किया कि मैं इस t को इधर लेकर आ गया, तो ये हो जाएगा v प्लस यू, है ना, v प्लस यू बाय 2। देखना भी ये जो इक्वेशन है ना, ये यहाँ पर भी कैसे काम आती है, ये सारी इक्वेशंस का जड़ है। ठीक है, इलाज है। ओके, ये हो जाएगा इंटू टी इज इक्वल्स टू एस। ऑल राइट, ग्रेट, अमेजिंग। अब मैंने क्या किया, वी प्लस यू बाय 2 इंटू टी लिखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वी स्क्वायर है, यू स्क्वायर है, इसका मतलब मुझे स्क्वायर लाना पड़ेगा। ओहो भैया, दिक्कत वाला काम नहीं है। देखो जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, इज इक्वल्स टू 80। राइट, आई बात समझ में है कि नहीं? हाँ भैया, आ गई बात समझ में। अच्छा, इसका क्या मतलब है भैया? अब हमको क्या बताना चाहते हो इससे? मतलब इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है हमारा? इससे कुछ समझ में आएगा हमको? नहीं आ रहा है, अभी आएगा। v माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा टाइम के बराबर है, और थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाते हैं, यहाँ पर v स्क्वायर है, यहाँ पर u स्क्वायर है। ठीक है, अगर ये v प्लस यू और ये जो
v प्लस यू में अगर हम ऐसा कोई कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, जब जाके हमें v स्क्वायर और u स्क्वायर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर t है, t से मल्टीप्लाई हो चुका है, तो t को कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेसिकली हमने लिख दिया यहाँ पर v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल्स टू एस। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने यहाँ पर जो v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80 था उसको लिख दिया v माइनस यू बाई ए इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन इज इक्वल्स टू में 2as, ये नीचे का जो 2 है इधर चले जाएगा, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। दैट्स अमेजिंग, ग्रेट, अमेजिंग, क्या मजा आ गया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और चीज़ मैं इंपॉर्टेंट समझा देता हूँ। लेट अस से कि आपको ये इक्वेशंस ग्राफ से फाइंड आउट करनी है, तो ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी जहाँ पर आपकी लेट अस से कि इनिशियल वेलोसिटी थी u, और यहाँ पर कहीं तो भी आप थोड़े टाइम बाद पहुँच गए, तो वो टाइम को मैं क्या देता हूँ t, थोड़े टाइम बाद आप पहुँच गए यहाँ पर। ठीक है, ग्रेट, जहाँ पर आपकी वेलोसिटी थी v, ऑलराइट, और यहाँ से यहाँ तक का आपका एक्सेलरेशन कुछ तो भी a था। ठीक है, लेट अस से कि आपका ग्राफ है, आपका ये ग्राफ है, अच्छा, ये है u और ये पॉइंट है a, मतलब इस पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी u है, और ये है b पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी थी v। ओके, ग्रेट, अमेजिंग, कुछ ऐसी बड़ी आपकी वेलोसिटी है, मजा है मुझे ओह क्या बात है। ठीक है, जरा एक काम करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शंस करते हैं, डॉट 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 करना है। पहले सुनो मेरी बात को, ध्यान से सुनो। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ना, ये जो हमारा स्लोप जो बना है, अगर मैं ऐसे एक लाइन नीचे खींचता हूँ, अभी इसको भूल जाओ, ये जो हमने बनाया ना यहाँ पर, इसको भूल जाओ, ये ज़्यादा काम का है। अभी सीन ऐसा है कि ये जो यहाँ पर ये जो स्लोप बनी है, यहाँ जो मैंने स्लोप बनाई है, इसके नीचे का जो एरिया है, ठीक है, इसके नीचे का जो एरिया है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली कौन सा ग्राफ है? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। देख सकते हैं हम, वाई एक्सिस पर वेलोसिटीज़ है और एक्स एक्सिस पर टाइम है। यहाँ पर हम टाइम की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, टाइम की बात कर रहे हैं। ओके, ग्रेट, अमेजिंग। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ या फिर वीटी कर्व हम उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये जितना है ना, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ओके, अब इसका एरिया फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? तो देखो जरा, अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ, डैश 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 डैश, ओके, अच्छा, अमेजिंग। इसका ये मतलब है कि अगर मैं थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करता हूँ और अपनी टर्म्स में इसको लिखता हूँ, तो देखना भी ये डायग्राम कितना सुंदर बनने वाला है। देखो ज़रा, अगर तुम ध्यान से देख सकते हो, तुम्हें दो फिगर्स दिखेंगे यहाँ पर। एक तो ये रेक्टेंगल है ना, एक तो ये रेक्टेंगल है, ओके, और दूसरा है ये ट्राइंगल, ऑलराइट, ये दिख रहा है ना ट्राइंगल पूरा। अच्छा, इस ए जैसे ये है O, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, ये है E, यानी कि हमको एरिया निकालना है OACDE। क्यों? क्योंकि इस स्लोप के नीचे का जितना भी एरिया है वो है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वो है डिस्प्लेसमेंट, ऑलराइट, ग्रेट। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि इस ट्राइंगल के एरिया में, अगर मैं इस ट्राइंगल के एरिया में इस नीचे वाले रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर दूँ, तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो करके देखते हैं। अच्छा, एरिया कितना हो जाएगा ट्राइंगल का? हाफ इंटू बेस। ठीक है, बेस कितना है जरा देखो, बेस है यहाँ पर, ये यहाँ से आप तक का कितना है? टाइम है, ये टाइम t है। ठीक है, अच्छा, तो जितनी लेंथ DE की OE की होगी उतनी लेंथ AD की होगी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर AD इंटू CD, हाँ या ना, इंटू CD, ओके, प्लस OA, ठीक है, OA इंटू AD। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख रखा है। ये है हाइट, ये बेसिकली लेंथ है, और ये है ब्रेड्थ। ओके, अच्छा, अभी जरा और इसको इधर लिख देता हूँ मैं। अच्छा, AD, क्या मैं AD को T लिख सकता हूँ? हाँ भैया, लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि उतना है, T उतना ही है। ठीक है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का, अच्छा, कभी ग्राफ पढ़ा है ना हमने, अच्छा, तो यहाँ पर कभी कहीं 4 लिखा होता, ठीक है, तो हम क्या लिखते वाई एक्स कोऑर्डिनेट को 4 लिखते ना। सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये T है, ओके, आई बात समझ में? अच्छा, चलो बढ़िया। हाफ इंटू T, AD कितना हो जाएगा? T के बराबर हो जाएगा, इंटू CD क्या है? CD है ये इतना पोर्शन है ना, ये इतना पोर्शन है। अच्छा, V कितना पोर्शन है? ये इतना पोर्शन, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक है, तो अगर मैं इस V में से, ठीक है, इस V में से U को माइनस कर दूँ, जो इतना पोर्शन है, तो मेरे पास में ये CD आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ, है ना, मैं लिख देता हूँ V माइनस यू लिख देता हूँ मैं। ओके, V माइनस यू मैं लिख देता हूँ, अमेजिंग, प्लस OA इंटू T, ठीक है, प्लस OA इंटू AD, OA इंटू T हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि देखो OA क्या है? OA है U, OA कितना है? OA है U,
AD कितना है, अगेन T के बराबर हो जाएगा क्योंकि AD OE के बराबर है और वो T है। अच्छा ग्रेट। S, एक चीज हमको पता है, V माइनस टी अपॉन यू जो होता है ना, V माइनस टी अपॉन 2 जो होता है, सॉरी, वो होता है A के बराबर। हाँ या ना, नहीं, गलत। V माइनस U अपॉन टी जो होता है वो होता है A के बराबर। यहाँ पर गलतियां होती हैं, ये जो गलती मैंने यहाँ पर की, ऐसी गलती बहुत बार आप लोग भी रिपीट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम फ्लो में गलत जगह पर गलत चीज यूज कर लेते हैं। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा बेसिकली, V माइनस यू मैं ऐसा लिख सकता हूँ 80। हाँ भैया, अच्छा, तो मैं इस V माइनस यू की जगह 80 लिख दूँ, लिख दो भैया। तो 1/2 इंटू टी इंटू 80 प्लस UT हो जाएगा, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा UT प्लस हाफ AT²। और हमको पता है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि UT प्लस हाफ AT² जो होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। इसी के साथ साथ आप एक और ग्राफ अपनी बुक के अंदर है वो देखेंगे और जैसे मैंने समझाया वैसा ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर मैं वो समझाने बैठा तो फिर आप खुद से वो ग्राफ नहीं करोगे और मैं चाहता हूँ कि आप खुद से वो ग्राफ करो, ठीक है। ऑलराइट, तो बहुत ही जल्दी फ्राइडे वाले दिन एक क्विज होने वाली है, तो उसके लिए वेट करना, जो कि मैं लूँगा लाइव। ऑलराइट, एंड वेलकम टू जस्ट 9th। अगेन टेलीग्राम पर जाकर फॉलो कर लेना चैनल को, एंड एन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन जरूर से चेकआउट करना। बहुत सारे प्लान्स हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही सारे फायदे समझाए थे। टेस्ट सीरीज होती है, एनालिसिस होता है, लाइव इंटरेक्शन होता है एजुकेटर के साथ में, और अगर आप आइकॉनिक लेते तो उसके अंदर तो भाई आपको एक मेंटोर देखने को मिलता है, राइट, एक इंटरेक्टिव मेंटोर, पर्सनल मेंटोर देखने को मिलता है। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, सबको पता है, सब बहुत ही स्मार्ट है। एप्लीकेशन प्ले स्टोर और एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल है, इंस्टॉल कर लेना। ओके, एंड प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदना हो तो वहाँ पर अपनी डिटेल्स फिलअप करके अपना नाम वगैरह डाल के प्लस पे क्लिक करना, अपने गोल को सिलेक्ट करना, एंड वहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करना है हमको। और वहाँ पर अगेन जो कि प्लान्स मैंने आपको बताया था NTSC का जरूर से चेकआउट करना, और अपना जो क्लास 9 का जो CBSE का आइकॉनिक वाला है वो तो 100% चेकआउट करना। AP01 is the promo code that you can use for extra 10% off. All right, तो इसी के साथ साथ don't forget to subscribe to this channel. I'll meet you in the next one. बहुत ही प्यारी सी क्विज में हम लोग मिलने वाले हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो सभी लोग वेट कीजिएगा, मस्त मजा आने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो जरा देख लिया जाए, ज़्यादा लंबा तो नहीं बना लेक्चर, सिर्फ 27 मिनट्स का लेक्चर बना है और हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। बाय बाय, टेक केयर।